हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2024 के पेपर अभी खत्म हुए थे। 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में थे, ठीक है। और SSC ने उनकी आंसर की भी पब्लिश कर दी है, ठीक है। जो कि आई है 19 जुलाई को, ठीक है। मतलब कि आज शाम को ही आई है, ठीक है। तो आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है हमारा कि हम आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथ्स में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। तो CHSL 2024 के टॉप 5 क्वेश्चंस विद बेस्ट सोल्यूशन, ये पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्यों बांटा हमने? क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती इस तरह से। मतलब बेस्ट क्वेश्चन यदि हम देखें SSC CHSL में, तो बाकी पेपर्स की तुलना में इसमें अच्छे क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। तो वो पार्ट इसलिए करें क्योंकि एक वीडियो बनाते तो वो बहुत लंबी हो जाती है वो वीडियो। तो हम प्रयास करेंगे कि पार्ट 2 भी जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन अभी तो पार्ट फर्स्ट ही है, और पार्ट फर्स्ट में भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, गुड क्वेश्चंस इंक्लूडेड ओनली, ठीक है। ठीक है। और हमारी क्या है, जैसे मान लो यदि हम कोई कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। जैसे हम वहां पे शॉर्टेस्ट अप्रोच भी देखेंगे कि भाई हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा बच सकता था, और उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे कि भाई आप यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो और आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है बेसिक से, तो आप ऐसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारी जो है वीडियोस डाल रखी है अपने चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे। आपको जस्ट सर्च करना है, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भाई देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि SSC को अपनी तरफ से नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि SSC के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो भाई मतलब ये क्वेश्चन गलती से पूछ लिया शायद उन्होंने। तो अब भाई आगे से पूछा जाए नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए ऑब्वियसली, यदि पेपर में दिया हुआ है तो आना चाहिए ना हमारे पास। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक हो जाता है। 11th क्लास से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। पर जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो तो आराम से कर देगा। यहाँ पे मेरे पास कॉस इनवर्स 7/25 और माइनस में कॉस इनवर्स 15/17 है। तो इनवर्स वाले फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि इनवर्स वाले फंक्शन को हमें कुछ ना कुछ मानना होता है। जैसे मैंने सपोज करो कि कॉस इनवर्स 7/25 को मैंने मान लिया एक्स, और यहाँ से मैं कॉस इनवर्स 15/17 को मैं मान लेता हूँ, बाई मान लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो यहां से मैं क्या देख पाया है, यहाँ से मैं देख पाया दो चीजें ओनली, कि मेरे पास यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x की वैल्यू 7/25। और यहाँ से मेरे पास जो है cos y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे को 15/17, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, टेन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है। मतलब मेरे पास तीन ऑप्शंस में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे साइन दे रखा है, कॉट दे रखा है, टेन इनवर्स दे रखा है। मतलब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस ही है, कॉस एक्स और कॉस वाई है। मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल लूं, पहले यहाँ से साइन एक्स कैलकुलेट कर लूं, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 24/25। और साइन बाई यदि मैं निकालूंगा तो साइन बाई कितना हो जाएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 8/17, 8/17। अब यहां से कुछ भी तरीके से आप देख पा रहे हो, हमको क्या चाहिए, हमको x माइनस वाई चाहिए। x माइनस वाई मतलब cos इनवर्स x माइन सॉरी cos इनवर्स 7/25 माइनस में cos इनवर्स 15/17, ठीक है। तो मैं x माइनस वाई अब निकालूंगा, उससे अच्छा मान लो मेरे को किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ उसको कोरिलेट कर दूं मैं, तो मेरे पास x माइनस वाई यही इसी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आप या तो कॉस एक्स माइनस वाई की निकालोगे या फिर साइन एक्स माइनस वाई की निकालोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा, अब यहाँ पे देखो साइन का दिया हुआ है, आप ये कहोगे कि कैसे कैसे है, तो हम मैं पहले निकाल लेते हैं। मान लो मैंने कॉस एक्स माइनस वाई निकाला, तो कॉस एक्स माइनस वाई कितना होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस बाय, कॉस एक्स इंटू कॉस बाय करूंगा तो देखो 15 7 105, 105 अपॉन में 425, प्लस साइन एक्स इंटू साइन बाई 24 × 100 में होता है ना, 24 × 100 में अपॉन में 425, यानी कि ये मेरे पास कितना आ गया 297 अपॉन 425। लेकिन ये तो है ही नहीं हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू। x माइनस वाई हमारे पास cos इनवर्स कितना आएगा, cos इनवर्स 297 अपॉन में 425। तो मतलब ये तो cot इनवर्स में कभी जा ही नहीं सकता, हमारे दो ऑप्शन तो कट गए देखते ही। तो हमको cos x माइनस वाई नहीं निकालना था, cos x माइनस वाई नहीं निकालना था हमको। हमको क्या चाहिए था, हमको sin x माइनस वाई चाहिए था। हमको साइन एक्स माइनस वाई चाहिए था, तो साइन एक्स माइनस वाई निकालूंगा मैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई 24 × 15 करूंगा तो कितना आ जाएगा 360, और अपॉन में 425, प्लस
सॉरी माइनस, यहाँ से कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई करूंगा तो मतलब 56/425, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 304/425। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, साइन एक्स माइनस वाई की। तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली साइन इनवर्स 304/425। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था भाई। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस आने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन एसएससी ने इंक्लूड कर दिया तो भाई करवाना पड़ा है, और सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास साइन इनवर्स 304/425 आ गया ना। एक्स की जगह इसकी वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स 7/25, वाई की जगह ये रख दो, तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू आ गई ना। दूसरा क्वेश्चन है, राजू हैज 11,000 11,000 एंड स्टार्ट सेविंग 5,000 ईच वीक टुवर्ड्स बाइंग ए न्यू लैपटॉप। एट द सेम टाइम रमेश हैज 60,000 एंड बिगिंस स्पेंडिंग 2,000 पर वीक ऑन सप्लाईज फॉर हिज आर्ट क्लास। विल देयर बी ए वीक देन दे हैव द सेम व्हेन दे हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि मेरे राजू के पास 1,000 रुपए हैं, तो 1,000 रुपए के साथ वो अब 1,000 रुपए के बाद यहाँ से वो 5-5 हजार की मंथली सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन रमेश के पास 60,000 और वो 60,000 में से 2,000 पर वीक वो दे रहा है। तो क्या ऐसा कभी वीक आएगा जब उन दोनों की सैलरी पर, जब उनके पास दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी होगा। ठीक है, तो जैसे पहले मैं यहाँ से गैप निकाल लूँ, गैप यहाँ पे कितने का आ रहा है, गैप मेरे पास 49,000 का आ रहा है। तो मेरे को 49,000 का गैप कहाँ आ सकता है, 49,000 का गैप कहाँ आ सकता है, मतलब मेरे पास जैसे मान लो पहली बार इसने 5,000 बचाया, 5,000 बचाया, और यहाँ पे ये 2,000 बचा रहा है, 2,000 बचा रहा है। तो ये इनमें एक वीक में कितने का गैप आएगा, एक वीक में कितने का गैप आएगा। ये 5,000 सेव कर रहा है, ये 2,000 बचा, ये 2,000 सॉरी ये 5,000 सेव कर रहा है, ये 2,000 कम कर रहा है अपने में से। तो इनमें एक वीक में गैप कितने का आ रहा है, एक वीक में गैप, एक वीक में गैप कितने का आ रहा है, एक वीक में गैप आ रहा है इनके में 7,000 रुपीज का अमाउंट का। तो ऑब्वियसली जब 7,000 रुपीज का है तो 7,000 इंटू में 7 कितना होता है, 49,000 ना। तो यस आफ्टर 7 वीक्स, ये इसने एसएससी ने रॉन्ग आंसर दिया था, एसएससी रॉन्ग आंसर। ठीक है, और ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, आफ्टर 7 वीक्स आप यदि चेक करना चाहते हो तो 11,000 है ना। 11,000 के 7 वीक्स बाद उसके पास कितने हो जाएंगे, 11,000 से 7 वीक्स बाद मतलब 35,000 हो गए, 7×5 = 35, तो उसके पास 46,000 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये पर वीक 2,000 दे रहा है, तो 7 वीक में कितने चले जाएंगे, 14,000, 60 - 14 46, 46 46 हो जाएंगे ना दोनों के पास। ठीक है, मेरे पास 25वां क्वेश्चन है यहाँ से, मतलब किसी शिफ्ट का। इफ tan a प्लस में sin a इज इक्वल्स टू x, tan a माइनस sin a इज इक्वल्स टू y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। अब पहले तो थोड़ा मैं मान लो यहाँ से, जैसे मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है। ठीक है, हालांकि मेरे पास दो इक्वेशन है, पर भाई वेरिएबल तो 3 दे रखे हैं, वेरिएबल तो 3 है ना, मतलब एक तो a है, एक मेरे पास x है, एक y है। मैं मान लो कुछ भी मान लेता हूँ, मैंने a की वैल्यू को मान लिया, a की वैल्यू मैंने 45 डिग्री मान ली। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √2 + 1/√2, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी √2 - 1/√2, क्योंकि ये 1 होता है ना, 1 प्लस में 1/√2 और 1 माइनस में 1/√2। अब यहां से ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है x माइनस वाई इंटू में x प्लस में वाई। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना रहेगा, x माइनस वाई कितना रहेगा मेरे पास, देखो x माइनस वाई करो, x माइनस वाई, x माइनस वाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से √2, √2 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, और 1 प्लस में 1 2, 2/√2 2 आ जाए, √2 आ जाएगा। और x प्लस में y कितना रहेगा, 1 से 1 कट जाएगा, √2 इंटू में √2, √2 प्लस में √2 2, √2 और बटे में √2 यानी कि 2। तो मेरे पास 2 √2 आ गया ना। अब 2 √2 आंसर कहाँ आ रहा है वो चेक करना है मेरे को। तो देखो 2 √2 यहाँ से तो आएगा नहीं, क्योंकि √2 माइनस में √2 प्लस में 1, सॉरी मैं यहाँ से एक्स वाई निकाल लूँ, तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी यहाँ से, √2 प्लस में 1, √2 माइनस में 1 1, और 1/2, तो 1/2 आना है। तो 1/√2 बन रहा है, तो मेरे पास 2 √2 चाहिए। ठीक है, 1/2 चाहिए, और ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास x/y है। ये मेरे पास सीधा सीधा सा आंसर बनेगा। तुम देख लो यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे मेरे पास ये 2 √2 लाना है मेरे को। यहाँ से 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो 2 √2 आंसर है। ये तो मेरे पास हो गया थोड़ा एडवांस तरीका की भाई, जिसका दिमाग थोड़ा चलता है। ठीक है, बाकी अब सीधा सीधा क्वेश्चन को करना है, तो सीधा सीधा कैसे होगा, जैसे tan a प्लस में sin a इज इक्वल्स टू x है, और tan a माइनस में sin a इज इक्वल्स टू y है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या तरीका आता है, यहां से मेरे पास क्या तरीका आ रहा है, मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि मेरे को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए ना मेरे को।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से x प्लस वाई भी चाहिएगा और x माइनस वाई भी चाहिएगा। तो यहाँ से पहले मैं x प्लस में y निकालता हूँ। ठीक है, x प्लस में y कितना हो जाएगा मेरे पास 2 tan है, और x माइनस में y मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 2 sin a। ठीक है, तो यहां से अब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है 4 sin स्क्वायर a इंटू अपॉन में कॉस ए, क्योंकि मैंने टेन ए को साइन ए इंटू साइन ए अपॉन में कॉस ए में बदल लिया। अब यहाँ पे तो मेरे पास एक्स वाई की टर्म में पूछ रहा है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, है ना। तो अब यहाँ से मैं कैसे करूँ कि भाई मेरे पास ये साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस ए एक्स वाई की टर्म में आ जाए। तो यहाँ से सीधी सीधी एक चीज नहीं दिख रही है आपको, यहाँ से यदि मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टेन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है, जो कि आप देख सकते हो ये साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ऊपर से यदि मैं साइन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बचेगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बच गया मेरे पास साइन की पावर 4 a अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख लो ये मेरे पास स्क्वायर है, ये मेरे पास इसका स्क्वायर ही तो है, जब इसका स्क्वायर एक्स वाई है तो मैं कह सकता हूँ कि ये रूट एक्स वाई तो है मेरे पास, ये रूट एक्स वाई तो लिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक वाले ये देख लेना, और यदि थोड़ा सा दिमाग चलता है तो भाई ये लगा लेना। ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड एम टी ऑफ ट्राइंगल एम एन टी विद साइड एम एन इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड एम टी इज इक्वल टू 36 एंड एन टी इज इक्वल टू 48। भाई कुछ नहीं, क्वेश्चन में आप करके तो देखो। मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है एम एन टी, और मेरे से क्या कह रहा है, मेरे पास है एम एन की वैल्यू 36 सेंटीमीटर, और एम एम टी की वैल्यू भी मेरे पास 36 सेंटीमीटर है, एन टी की वैल्यू 48 सेंटीमीटर है मेरे पास। ठीक है, और मेरे को किसका एल्टीट्यूड निकालना है, मेरे को एम टी का एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट निकालनी है मेरे को, यहाँ से ये वाली हाइट, ये वाली हाइट मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो भाई इसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं, इसको कैलकुलेट करने के तरीके क्या हैं, भाई मैं कुछ भी तरीका नहीं सोच सकता, मेरे को यदि ये भी दिया हुआ होता ना कि भाई यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें ये हाइट निकालनी, तो मैं सीधी सीधी निकाल देता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लग सकता है कि हमको हाइट जब निकालनी है तो एक बार तो हम तीनों जब साइड्स दे रखे हैं तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, तो हीरोन्स फॉर्मूले अप्लाई करूंगा तो 36 36 48 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करा मैंने 3 3 4 से। जब इसका मैं वो निकालूंगा यहाँ से एरिया एरिया निकालूंगा तो मैं यहाँ से एस की कितनी आ जाएगी मेरे पास, एस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 3 7 और 3 10, यानी कि 5 आ गई, 5 5 ही आ गई ना। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, √5 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 1, मतलब डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 500 का 20 होता है। हाँ, 500 का 20 मतलब कि 2 √5 सेंटीमीटर। लेकिन डेल्टा इतना ही है क्या, डेल्टा इतना ही है भाई, हमने 12 से काटा था तो 12 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं कि डेल्टा यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 288 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही तो आएगा ना, √288 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई मैंने 36 36 48 को 12 से सिंप्लीफाई करा, लेकिन गुणा करूंगा तो गुणा में तो मेरे पास 12 12 का गुणा होएगा ना, 144 का गुणा होएगा। ठीक है, अब ये एरिया किसके बराबर कर सकता हूं मैं, 288 √5 को मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, हाफ इंटू में बेस कितना है 36 इंटू में एच, मैं इतने ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो लिख सकता हूँ उसके एरिया को। तो ये 2 इधर जाएगा और ये 36 इधर, मतलब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 18 से। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18 कम 18 18 चाहिए 108, 16 √5 सेंटीमीटर, और 16 √5 सेंटीमीटर इसका आंसर। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है मेरे पास, और मतलब किसी शिफ्ट का 19वां क्वेश्चन, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड ए बी इज 50 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 42 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि कोई सोच नहीं पाएगा ना भाई कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट बात कर रहे हैं, हाइट की। तो हाइट हाइट के बारे में क्या स्पेशल थिंग है, हाइट के बारे में क्या विशेष चीज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, तो मतलब ऑलवेज आउटसाइड, ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ऐसे ही तो रहता है ना, ऑलवेज तो, हाँ ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल।
तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ क्या है, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है कि मेरे पास कोई बड़ी साइड ले ली, मान लो मैंने, मेरे पास जैसे मान ले मैंने ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल बना दिया और ये सबसे इसकी बड़ी साइड है, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से 50 सेंटीमीटर लेने के बाद ना इससे छोटी वाली जो साइड मान ली मैंने 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे को ये निकालना है, मेरे को ये निकालना है। पर यहां से यदि मैं हाइट निकालूंगा, मेरे पास एरिया दिया हुआ है, क्योंकि अब एरिया दिया हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई हाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हाइट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब यहां से मैं इसकी हाइट डालूंगा तो ये मेरे पास हाइट रहेगी ना इसकी, ये मेरे पास हाइट रहेगी ना इसकी, ये मेरे पास हाइट ही तो रहेगी इसकी, हाइट। तो जब ये हाइट रहेगी तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मेरे पास क्या रहेगा, 1/2 बेस, बेस कितना है मेरे पास 42 इंटू में हाइट कितनी रहेगी, हाइट मेरे को निकालनी है एच, इसकी वैल्यू तो मेरे पास 294 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। और 42 सत्ते कितना होता है, 42 सत्ते 294 होता है, यानी कि एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, 14 सेंटीमीटर। और अब कुछ ना कुछ दिख रहा होगा आपको, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, जब ऐसे ही 14 सेंटीमीटर आ गई और सीधा सीधा दिख रहा है भाई। अब तो देखो मेरे पास 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये 14 है, ये 50 है, दुगुना कर दिया। मतलब ये पूरी मेरे पास 48 सेंटीमीटर रहेगी, ये पूरी मेरे पास 48 सेंटीमीटर रहेगी, 7, 24, 25 का दुगना। जब ये 48 है तो ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो 14 का स्क्वायर 196, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी कि 196 प्लस में 36, और 196 प्लस में 36 कितना हो जाएगा, रूट 432, और रूट सॉरी रूट 232, और रूट 232 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 रूट 58, क्योंकि यहाँ पे ये कितना है, ये मेरे पास 58 इंटू 4 है, 58 इंटू 4, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। ए नेचुरल नंबर एन डिवाइड्स 732 एंड लीव्स 12 एज अ रिमाइंडर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चाहिए भाई करने के लिए, बिल्कुल दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। मेरे से कह क्या रहा है ये, मेरे से कह रहा है ये कि मेरे पास कोई एन नंबर है, मेरे पास कोई नंबर है एन, और उसको मैंने 732 से डिवाइड करा, एन को, सॉरी 732 को एन से डिवाइड करा, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर मेरे पास 12 आ रहा है। तो एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि मेरे को एन में किसका भाग जा रहा होगा, सॉरी एन जो किसको डिवाइड कर रहा होगा इसमें, मैं कह सकता हूं ना कि एन 720 को ही डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो उसमें 12 रिमाइंडर आया। जब 12 रिमाइंडर आया मतलब 720 से तो एन का भाग जा ही रहा है, 720 में तो एन का भाग जा ही रहा है, मैं ये कह सकता हूं ना। तो मैं यहां से सिर्फ एक चीज देखनी थी कि 720 आ गया, और 720 के कितने मल्टीपल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ इसके कितने मल्टीपल्स होंगे। 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 720 को मैं लिख सकता हूँ यहां से कितना, 72 इंटू 60, और 72 इंटू, सॉरी 72 इंटू 10, और 72 इंटू 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 12 इंटू 6 इंटू 10, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ से 2 इंटू 3, और यहाँ से 2 इंटू 5, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू में 3 स्क्वायर इंटू में 5 आ जाएगा, सीधा सीधा, सीधा सीधा, या फिर 144 इंटू 5 लिख दो सीधा सीधा इसको। तो मेरे पास नंबर ऑफ मल्टीपल्स यदि मेरे को निकालने होंगे तो कैसे निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स यदि मेरे को निकालने होंगे तो मैं कैसे निकालूंगा, 720 के नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने रहेंगे, 5, और इंटू में 3 इंटू में 2, यही तो रहता है ना, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा अच्छे से। नंबर सिस्टम यदि नहीं पढ़ा है अच्छे से तो पढ़ो जाके उसको। मैं इंडिविजुअल तो लिखने से रहा, जैसे 720 के मल्टीपल कितने रहेंगे, 1, 2, 3, सॉरी फैक्टर्स 4, 5, 6, फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे 6, 7, सॉरी 6 के बाद 8 है, 9 है, 10, फिर उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद, ऐसे मैं कब तक लिखता रहूंगा, ऐसे तो मैं लिखने से रहा। मतलब मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ कि इसके 30 फैक्टर्स हैं, 30 फैक्टर्स हैं, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 फैक्टर्स हैं। तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 30, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू तो 30 दे ही नहीं रखी है, आपने सीधा बोला कि क्वेश्चन का आंसर गलत है। पर भाई यूं देखो ये 12 रिमाइंडर बचा रहा है, तो 12 से छोटे जितने भी एन की वैल्यू रहेंगी उनको कंसीडर नहीं करना है। तो कितनी वैल्यूज कंसीडर नहीं करेंगे हम, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 वैल्यूज को हमको कंसीडर ही नहीं करना है। जब हम 16 का भाग देंगे, अब 12 से आगे जिस भी संख्या का भाग देंगे 732 में,
720 के मल्टीपल का, 720 के फैक्टर का, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 12। तो एन की वैल्यू जब 10 वैल्यूज कट गई तो एन की वैल्यू कितनी बची, हमारे पास 20 बची। ठीक है। if tan A is equals to a tan B and sin A is equals to b sin B, then find the value of cos square A। और cos square A की वैल्यू देखती है मेरे पास, सीधा ऑप्शंस पे ध्यान गया तो ऑप्शंस पे बड़े अच्छे से दे रखे हैं। तो मेरे पास यहां से एक की वैल्यू आ रही है, एक तो tan A अपॉन में tan B, है ना, और एक मेरे पास यहां से वैल्यू आ सकती है b की वैल्यू sin A अपॉन में sin B। ठीक है। तो मैं यहां से क्या कंसीडर करूं, यहां से या तो एक चीज कंसीडर कर लूं मैं कि ए की वैल्यू को मैंने क्या लिया, 60 लिया, और बी की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, 30 ले लिया। अब कोई सीधा सीधा पूछेगा कि सर आपने यही क्यों चुना, तो मैं 1 1 भी चुन सकता था, लेकिन 1 1 इसलिए नहीं चुना क्योंकि यहाँ पे जब जैसे मान लो मेरे पास 1/√2 है, तो 1 1 यदि मैं चूज करूंगा, सॉरी यहाँ से यदि 45 45 यदि मैं चूज कर लेता, तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, और यहाँ से ये 1 - 1 तो 0 रहेगा ना, तो मैं 45 तो सजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। और यहाँ पे ए को 30 मानूं और बी को यदि मैं 60 मानूं, तो मेरे पास ए की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/3 आएगी। लेकिन उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, उसको हमको सिंप्लीफाई करके कुछ अच्छी वैल्यू बना लेते हैं, फ्रैक्शन में जाने से अच्छा तो कुछ वैल्यू ही बना लेते हैं। तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कोई बता सकता है क्या मेरे को, बताओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, और बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 60 sin 60 1√3/2 और sin 30, तो मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा, ये बी की वैल्यू √3। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी है, कॉस स्क्वायर ए मतलब कि मेरे पास आनी है इसकी वैल्यू 1/4। ठीक है। तो 1/4 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 1/4 कौन से ऑप्शन में बन रहा है ये चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस में 1 4, 4 अपॉन में 2 नहीं बन रहा। बी का स्क्वायर मतलब कि बी का स्क्वायर 3 माइनस में 1 2, और 2 अपॉन में 4 8, मतलब 1/4 यही बन रहा है। तो हमारे पास ऐसे तो इस ऑप्शन से ही आ गया। लेकिन ये तो उनके लिए है भाई जिनको बेसिक यदि समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो अच्छा दिमाग लगाना जानते हैं कि भाई हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक वाले भी तो हैं कि सर बेसिक भी तो बता दो, तो भाई बेसिक भी देख लो थोड़ा थोड़ा सा। मेरे पास यहाँ पे tan ए की वैल्यू है, tan ए बराबर tan ए अपॉन में tan बी है मेरे पास। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास यहां से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन में साइन बी इंटू में कॉस बी अपॉन में कॉस ए। ये इसी की तो वैल्यू है, यही तो ए है। और यहां से साइन ए अपॉन में साइन बी इज इक्वल्स टू बी दे रखा है मेरे को, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर में बी इंटू में कॉस बी अपॉन में कॉस ए। तो मेरे पास यहां से कॉस ए की वैल्यू मैं यदि मैं निकालू, तो कॉस ए की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, बी अपॉन में ए, है ना, बी अपॉन में ए इंटू में कॉस बी, ये रहेगी मेरे पास वैल्यू। अब यहां से कोई तरीका दिख रहा है, यहां से कोई तरीका दिख रहा है, मान लो मैं यदि यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लूं, मैं यहां से ही यदि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, तो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आनी कितनी है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर बी। अब मेरा मेन मकसद है कि मैं कॉस स्क्वायर बी को रिमूव करूं यहाँ से, और कॉस स्क्वायर बी को रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका है यहाँ से कि मेरे पास बी साइन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बी साइन बी की वैल्यू मेरे पास साइन ए है। तो साइन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से साइन बी की वैल्यू मेरे पास साइन ए अपॉन में साइन बी, सॉरी साइन ए अपॉन में बी, साइन ए अपॉन में बी तो है साइन बी की वैल्यू। तो यहां से जब साइन स्क्वायर बी की वैल्यू निकालूंगा तो साइन स्क्वायर अपॉन में बी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास कॉस स्क्वायर ए है इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, और अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, बी अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए चल रहा है। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ से आ गया इज इक्वल्स टू 1/a²। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितना है, साइन स्क्वायर ए है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कॉस स्क्वायर चाहिए ना, मेरे को तो कॉस स्क्वायर चाहिए, मतलब बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में 1 और प्लस में कॉस स्क्वायर है। कैसे आया कैसे नहीं आया ये पता चल गया होगा। ठीक है। ये मेरे पास ऐसे आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बी स्क्वायर माइनस में 1,
अब आ गई ना सीधी सीधी वैल्यू, कॉस स्क्वायर कॉमन लो, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा मेरे पास है क्वेश्चन यहाँ से क्या, what is the area of a quadrilateral ABCD in which sides AB and BC are equal? Sides AB and CD are lengths 5 and 13 सेंटीमीटर respectively and side AD is perpendicular to diagonal AC। तो यहाँ से ये मेरे को 5 है, ये 13 है, ये परपेंडिकुलर, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास AC की वैल्यू, 12 सेंटीमीटर आ गई ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास यदि देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या रह जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया, यही तो रहेगा ना, यही तो रहेगा ना। मतलब ये मेरे पास कितना आ गया, एक तो 5 इंटू में 12 अपॉन में 2, मतलब कि इसका तो एरिया मेरे पास आ गया 30। अब मेरे पास यदि इस ट्राइंगल का एरिया आ जाए तो मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया आ जाएगा, इस ट्राइंगल का और एरिया आ जाए तो मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का ही आ जाएगा ना। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब भाई ये मत सोच लेना कि ये हमारे पास राइट एंगल है और राइट एंगल से राइट एंगल पे चला गया फिर यहाँ से ये लंब निकाल दोगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई राइट एंगल दिया हुआ ही नहीं है, हमारे पास कोई राइट एंगल नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक चीज देखनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो मेरे को ये बताइए, आपको एक चीज बताइए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये मेरे पास, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डाला यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही मीडियन, यही सब चीज है, यही सब चीज है ना। मतलब ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक यदि मैं देखूं तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी मेरे पास। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया ना, सीधा सीधा 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया, मतलब ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 6 और 10 मतलब कि 24 प्लस में 24, तो मतलब 30 प्लस में 24 प्लस में 24 मेरे पास 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 प्लस में 24 प्लस में 24 कहां से आया, ये ए बी ई ट्राइंगल है मेरे पास, यदि मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊं तो ए बी ई ट्राइंगल है मेरे पास। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। ठीक है, फाइंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स क्यू टू साइड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद साइड्स पी क्यू इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे देखो पी क्यू आर है, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं हम। तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास 40 सेंटीमीटर है, पी आर की वैल्यू मेरे पास 40 सेंटीमीटर है, और क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है क्या, मेरे को यहाँ से ये वाला एल्टीट्यूड निकालना है, ये वाला एल्टीट्यूड। तो कैसे निकलेगा, पहले इस वाला का करो, जैसे मेरे पास 40 40 60 है, मैंने इसको 20 से काट लिया, 20 से काट लिया तो 2 2 3 हो गया, मतलब एस की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 7/2। तो यहाँ से डेल्टा यदि मैं निकालूंगा तो डेल्टा कितना रहेगा, 7/2 इंटू में 7/2 माइनस 2, मतलब कि 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 1/2। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ से दिख रहा होगा। तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 नीचे से अब बाहर आ जाएगा, मतलब कि 3 ऊपर से, तो 3/4 इंटू में √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर मैं कहूंगा कि यही है क्या मेरे पास डेल्टा, मेरे को यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना था, यदि मैंने 20 से काटा है तो मेरे को 400 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि डेल्टा की जो एक्चुअल वैल्यू है मेरे पास कितनी है, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 300 रूट में 7 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब 400 का गुना करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 300 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 300 रूट में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, 40 इंटू में 1/2 इंटू में, यदि यदि मैं इसको एच मान लू तो एच, तो यहाँ पे यदि मैं इसका भाग दूंगा, इसमें 0 से 0 कट गई है ना, और ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 15 √7 सेंटीमीटर मेरे पास एच की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन ए वोटर हैज चॉइसेस टू वोट फॉर वन कैंडिडेट आउट ऑफ 3 कैंडिडेट्स, देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन नन ऑफ द अबव नोटा टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स, the 3 candidates get votes that are 6 times the nota। 3 candidates मतलब कि 3 candidates यदि मैं एबीसी मान लू, एबीसी, और ये क्या है मेरे पास एक नोटा है, तो एबीसी के पास कितने वोट्स हैं, यदि इसके पास एक है तो ए प्लस में बी प्लस में सी के पास 6 वोट्स हैं। ठीक है, द विनर गेट्स votes that are twice and the second runner's votes the first runner of gets। अब यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है ना तो लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला सीधा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल निकल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, मैं यहाँ से एक चीज पूछूं आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने रहेंगे मेरे पास, 7 का मल्टीपल ही तो रहेगा सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे यदि नोटा को एक वोट मिला है तो ए प्लस में बी प्लस में सी को मिला के कितने वोट्स हैं, 6 वोट्स, और 6 और 1 7 वोट्स ही तो हो गए। और 7 का मल्टीपल हम चेक नहीं कर सकते क्या, 577 माइनस 11, तीन तीन के पेयर बनाओ पीछे से और घटाते जाओ, तो 577 माइनस 11 करेंगे तो ये कितना बनेगा मेरे पास, 566, 566 7 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 7 8 56 होता है। 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 14, यही तो 7 का मल्टीपल है। 177 माइनस 15 करेंगे 162 आता है, 162 7 दूनी 14 नहीं है 7 का मल्टीपल। और यहाँ से 715 माइनस 17 698, 698 है क्या, सपनाम 63, 6 बज गया नहीं है, तो ये भी नहीं है मेरे पास। तो 7 का मल्टीपल चेक करने में कितना टाइम लगा मेरे को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 सेकंड लगेंगे। आपको जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको सीधा ये देख लेना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखना। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ही जरूरत नहीं थी हमको, हमको पढ़ने की ही जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा ही आंसर है इसका 7 का मल्टीपल। अब थोड़ा भाई बेसिक वाले भी देख लो, बेसिक वाले भी देख लो, मैंने तो नोट आवर तक तो पढ़ लिया था है ना। द विनर कैंडिडेट्स गेट्स वोट्स दैट आर द ट्वाइस सेकंड रनर अप्स वोट, है ना। मतलब मैंने मान लिया ए बी सी है, ठीक है, तो मैंने ए को विनर मान लिया, बी को सेकंड रनर अप और सी को मैंने जो लास्ट मान लिया, ठीक है। सेकंड रनर अप्स वोट, द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट मोर देन नोटा एंड डिफीट्स द सेकंड रनर अप बाय 150 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो मेरे को अब बताना चाहोगे कि कैसे करोगे, द विनर गेट्स वोट्स दैट आर ट्वाइस द रनर अप्स वोट्स, मतलब कि यदि इसको x मिला है तो इसको 2x मिला है, ठीक है। द फर्स्ट रनर अप गेट्स 900 वोट मोर देन नोटा, तो मतलब यहाँ पे यदि मैंने एक्स नोटा को कोई भी वोट मिला होगा, नोटा को मान लो मैंने बाई मान लिया, यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे भाई, 7 का मल्टीपल चेक कर लो, सीधा सीधा ऑप्शन यही है। आप यहाँ पे चेक करोगे, चेक करने बैठोगे भाई, कम से कम इस क्वेश्चन करने के लिए ना ढंग से पढ़ोगे और उसके बाद चाहिए कम से कम 2 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट चाहिए कम से कम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 14,400 आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36, भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, ठीक है। तो हाउ मेनी फैक्टर्स, तो भाई हम इंडिविजुअली तो चेक करने से रहे कि भाई 14,400 लिख लिया, फिर उसके बाद एक और फिर एक दो तीन और जितना लगते जाएंगे साथ साथ, तो हमको ऐसे तो करना नहीं है, हमको ऐसे करना है कि डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36। यहाँ पे 14,400 है, 14,400 मतलब 144 इंटू में 100, और 18 इंटू 144 होता है ना, 18 इंटू 144 और 25 चौका 100, मतलब एक तो खुद 18 मैं कह सकता हूं कि एक तो मेरे पास खुद 18 ऐसा रहेगा जो 18 से ही कटेगा, जो 18 से ही कटेगा, बट 36 से डिविजिबल थोड़ी है भाई, 18 बाई 36 करेंगे तो मेरे पास 1/2 आता है, 1/2 0.5, पर दशमलव वाली संख्या कंसीडर थोड़ी करते हैं, हमारे पास फैक्टर्स ढूंढने, तो फैक्टर्स का मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो एक तो 18 केवल ऐसी संख्या है जो 18 से ही डिविजिबल होगी, 36 से नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल्स देखते जाओ आप, 18 का गुणा 8 से कर दूं चाहे 4 से कर दूं, 18 इंटू 144 और 18 चौका कितना होता है, 18 चौका मेरे पास 72 होता है, और 18 चौका 18 इंटे, मतलब इसको यदि मैं ऐसे लिख दूं 18 इंटू 32 इंटू 25, तो 18 का गुणा किसी भी सम संख्या से कर दूंगा मैं, वो 36 का मल्टीपल रहेगा, वो 36 से कटेगी, वो 36 से कटेगी ना वो संख्या, तो चाहे मैं 18 में 2 का गुणा कर दूं, चाहे मैं 18 में 4 का गुणा कर दूं, चाहे मैं 18 में 6 का गुणा कर दूं, चाहे मैं 18 में 8 का गुणा कर दूं, सारी संख्याएं 18 और 36 दोनों से विभाज्य होंगी। लेकिन मेरे पास 25 सिर्फ ऐसा बच रहा है कि इसके फैक्टर्स यदि मैं करूंगा तो 5 इंटू 5, मतलब एक संख्या मेरे पास 18 बंदे 90 ऐसी है जो केवल 18 से कटेगी और 14,400 से भी डिविजिबल है, एक 5 को कंसीडर कर लिया, अब दूसरे 5 को भी इसमें कंसीडर करेंगे तो एक संख्या और 450 बन गई हमारे पास, जो केवल 18 से डिविजिबल है, सॉरी 18 से डिविजिबल है, 36 से नहीं है, 36 से नहीं है, और 14,400 का मल्टीपल है, तो मेरे पास केवल 3 संख्या ऐसी बची है। आप इंडिविजुअली चेक करोगे तो आपको बरसों लगेंगे, ठीक है, आप इस तरीके से करोगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। 14,400 को तोड़ लिया पहले, 18 इंटू 8, ये आना चाहिए कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है।
PQR is a triangle, MN is a line segment intersecting PQ in M and PR in N such that PMN parallel to QR। अच्छा, मतलब मेरे पास यहाँ से क्या है, PQR है मेरे पास, ठीक है, और PQ को M पे और इस पे N पे, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू MN, डिवाइड्स PQR इंटू टू इक्वल एरिया। एरिया मतलब यहाँ पे कितना है, एरिया यदि मेरे पास ये 1 है तो ये मेरे पास 1 है, ठीक है। which are equal in area, what is the ratio of MQ to PQ, MQ to PQ। तो मेरे को यहां से जब एरिया का रेशियो 1 है तो मेरे पास यहां से इसका पूरे का साइड कितनी रहा होगी, पूरी की साइड मेरे पास √2 रही होगी ना, क्योंकि यदि मैं एरिया का रेशियो देखूं तो 1/2 है डेल्टा ऑफ PQ, PQ सॉरी PMN और डेल्टा ऑफ PQR। मेरे पास इस रेशियो में है, तो साइड्स किस रेशियो में होंगी, साइड्स 1/√2 की रेशियो में होंगी। मतलब यदि ये मेरे पास कितनी है, ये यदि मेरे पास 1 है तो पूरी यदि मेरे पास देखूं तो पूरी कितनी आएगी, √2। तो ये मेरे पास MQ कितनी रहेगी, MQ मेरे पास √2 - 1 रहेगी, और √2 - 1/√2 सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। सिमिलैरिटी देखनी है तो डे फर्स्ट वाली वीडियो देखो, ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज ओनली ऑन इजी मेथड, ठीक है। A right angled triangle of area 600 मीटर स्क्वायर is to be made such that the hypotenuse is double the base। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। हाइपोटेनियस इज डबल द बेस, मतलब ये 2 है तो मेरे पास ये कितना है, 1 है बेस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। अब मेरे पास क्या दे रखा है, फॉर द ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज कितना मोर है बेस से, मतलब ये कितना ज्यादा है, तो 1 यूनिट ज्यादा है, मतलब मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। पर यहाँ पे दिया हुआ कितना है, दिया हुआ है मेरे पास कि एरिया मेरे पास 600 सेंटीमीटर 600 मीटर स्क्वायर है, मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में √3 इंटू में, यदि मैं इसको √3 एक्स मानूं, इसको एक्स मानूं, इसको एक्स मानूं, तो मेरे पास यहाँ से √3 एक्स स्क्वायर होना है, इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा यहाँ से 600, और 600 दूनी 1200, मतलब √3 एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1200, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 400 √3, और 400 √3 मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 20 और 3 की पावर 1/4, इतनी तो आएगी। मतलब मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू मतलब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए 20 इंटू में इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत खतरनाक काम है, खतरनाक काम कुछ नहीं है। मेरे पास 20 है ना, तो ऑब्वियसली 20 से तो बड़ी संख्या जाएगी, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब यहां से ये देखो, मेरे पास ये कितना है √3 का 1/2 ही तो है, ये √3 का 1/2, ये मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको 1.732 का हाफ है मेरे पास, और ये 1.732 का भी हाफ करूंगा ना, 1.732 का भी हाफ करूंगा, तो मेरे पास कितनी संख्या आएगी, कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा इसकी बाद कितनी संख्या आएगी, इसके बाद मेरे पास संख्या आएगी कितनी, मेरे पास संख्या आएगी मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगी, और 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगी ना, तो इतना तो है नहीं कि भाई ये 22 के आसपास जाएगा, तो ये भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन देखते ही कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास 1.732 है, क्यों ना 1.73 को मैं 1.75 मान लूं, 1.75 मान लूं, तो मेरे पास यहां से कितना है, ये 20 इंटू में 1.75 को मैं कितना लिख सकता हूँ 7/4, और 7/4 का 1/2, मतलब कि मेरे पास कितना आएगा ये, मेरे पास ये आएगा, ये मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से यदि मैं 2 को मान ले जाऊं तो 10√7 आ रहा है, 10√7 सेंटीमीटर, 10√7 मीटर, और √7 मेरे पास कितना रहेगा। अब रूट की वैल्यू यदि आपको पता हो तो 4 की वैल्यू, √4 कितना होता है, √4 2 होता है मेरे पास, और √9 कितना होता है, √9 होता है मेरे पास 3 होता है, तो √7 है, मतलब ये लगभग कितने के आसपास जानी चाहिए ये वैल्यू, ये वैल्यू कितने के आसपास जानी चाहिए। अब ये वैल्यू तो आपको निकालना आ ही रहा होगा भाई, सीधा सीधा जिसको नहीं पता है चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही निकाल सकते थे क्वेश्चन में, ठीक है। और इतने पास पास भी ऑप्शन नहीं है, तो 24.36 भी कट जाएगा आराम से, 24.36 भी कट जाएगा। अब तो सीधा सीधा बता भी दिए, 7/4 कर लो इसको, रूट का 7 निकाल लो, √7 तो आराम से निकल सकता है, √5 कितना होता है 2.21 होता है ना, 2.21 से बढ़ा जाएगा आंसर, बढ़ा जाएगा 2.21, और ये तो 2 और बढ़ गया भाई, दो दो जैसे जैसे बढ़ाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से कितना, ए लैपटॉप चार्जर इज सोल्ड फॉर 2540 इन कैश और फॉर ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1340 इन कैश टुगेदर विद
1205 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। देखते हैं आंसर है 5% पर रहना। अब वो कैसे है कैसे नहीं वो चेक करना होगा हमको। यदि आपको इंस्टॉलमेंट इन एसआई की वीडियो देखनी है तो भाई हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे जरूर देख लेना। फील आएगा, फील फील, ठीक है, ओनली ऑन इजी मैथ्स, ठीक है। तो लैपटॉप चार्जर को 2540 में खरीदा, है ना, ले, या तो कैश दे दो या फिर डाउन पेमेंट ऑफ 1340। और डाउन पेमेंट जब 1340 कर दिया तो उसको कितने पैसे बच गए, उसके 1200 रुपए बच गए। और 1200 की जगह वो 1205 कर रहा है 1 मंथ में। 1 मंथ के बाद वो 1205 दे रहा है, मतलब इंटरेस्ट के तौर पे वो कितना दे रहा है, इंटरेस्ट के तौर पे यदि मैं निकालू तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5 रुपीज। तो यहाँ पे सीधा सीधा एसआई का फॉर्मूला नहीं पता क्या तुम्हें, एसआई का फॉर्मूला कितना होता है, एसआई का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा 1200 × मेरे पास टाइम कितना है, 1 मंथ है। तो यदि मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ए मान लू तो ए अपॉन में 12, 12 ही तो करना है मेरे को, ए अपॉन में 12 ही तो करना, ए अपॉन में 12%, सॉरी ए अपॉन में 12%, मतलब कि ए अपॉन में 1200, 1200 इंटू में ए बाई 1200। क्योंकि एक मंथ, एक एनुअल की मैंने मान ली, एक वर्ष की यदि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट A% मान ली, तो 1 मंथ की मेरे पास कितनी हो जाएगी, A/12, A/12%। मतलब कि A/1200, 1200 से 1200 कट गया। जब ए की वैल्यू मेरे पास, एसआई की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो ए की वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास 5 ही तो आ गई, 1200 से 1200 कट गई। आपको यदि नहीं पता है तो इंटरेस्ट की एक बार इंस्टॉलमेंट की वीडियो देखिए, वहां जाकर आपको पता चलेगा, ठीक है। पीबीए एंड पीडीसी आर टू सीकेंड्स, एडी इज डायमीटर। यदि डे 2 वाली वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हो, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज ओनली ऑन इजी मैथ्स, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट ओ, ए बी, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, और बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ डीबीसी। मेरे को कौन सा एंगल चाहिए, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ये वाला। अब ये वाला एंगल कैसे निकले, और इसने तो सारी चीजें दे दी मेरे को। इसने सारी चीजें क्या क्या दी हैं, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 20 है। तो ये 30 और 20 50, यदि मैं इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करूं, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल में जो बचा कुचा एंगल है कौन सा, एडीपी। कौन एडीपी मेरे पास कितना है, एडीपी यदि मैं पूछूंगा तो एडीपी मेरे पास कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। 130 ही तो आएगा, क्योंकि ये एक ही ट्राइंगल के कोण हो गए, एडीपी इन ट्राइंगल एडीपी लिख देता हूँ यार। और यहां से एक चीज और दिख रही होगी आपने, यदि एक थ्योरम अच्छे से पढ़ी हो, रट रखी हो, यहाँ पे डायमीटर कौन आ गया, डायमीटर, डायमीटर आ गया, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता ही है कि डायमीटर द्वारा अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और आपने एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ रखा होगा कि ये जो मेरे पास ये आर्क बन रही है, और सॉरी, यदि मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाऊंगी, हाँ, आपने एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा कि यदि देखो ये मेरे पास आर्क है, और इस आर्क द्वारा एक जो मतलब जितने भी कोण बनेंगे समान उसमें, तो वो समान ही रहेंगे। मतलब ये एक आर्क द्वारा ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये भी तो मेरे पास 30 रहेगा, ये भी तो मेरे पास 30 रहेगा। और जब ये 30, ये 30, ये मेरे पास पूरा डायमीटर है एडी, तो ये मेरे पास पूरा एंगल कितने का आ जाएगा, पूरा एंगल मेरे पास कितने का आ जाएगा, पूरा एंगल 90 का है। 90 30, ये 60 हो जाएगा, है ना। और जब ये 60, ये 30, है ना, और यहां से जब ये 90 था, आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको यदि समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना भाई अभी, ठीक है, बता तो देंगे अभी, है ना। यदि मैं यहां से देखूं तो मेरे पास देखो ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 70, बचा कुचा एंगल, बचा कुचा एंगल मेरे पास 70 है ना। अब यहां से देखो ये मेरे पास यदि 90 है, तो पूरा एंगल ये बचा कुचा 90 डिग्री मेरे पास, 90 70 20, ये तो आप देख भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे ना ये तो मेरे पास 40 डिग्री आंसर आ रहा है ना इसका, सीधा सीधा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये मेरे को बताओ, ये मेरे को बताओ सीधा सीधा, कि यदि मैं यहां से कंसीडर करूं अब, तो देखो ये मेरे पास 30 बच गया, 30 है, 30 और 20 50। यदि मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ पूरे को, इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ पूरे, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में यदि मैं देखूं तो 30 और 20 50, और ये वाला एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री था, ये वाला एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री था, ये वाला एंगल तो मेरे पास 90 डिग्री है।
क्योंकि ये भी तो एंगल 90 डिग्री है। जब ये 90 है तो बचा कुचा ये कितना बचेगा मेरे पास, 40 डिग्री तो बचेगा, क्योंकि ये 30 है, ये 20 है, तो 30 और 20 50, 50 और 90 140, 140 और 40 180। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऐसे, है ना। अच्छा, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा, साइन 4 थीटा। तो ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास ऑब्वियसली कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो है ये मेरे पास 4/5, क्योंकि यहाँ से ये कितना रहेगा, cos स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो मेरे पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। मतलब कि यहाँ से cos 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास 4/5 है। ठीक है, और ये साइन 4 थीटा होता कितना है, 2 साइन 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा। ठीक है, जब ये cos 2 थीटा इतना है तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, 3/5, और सीधा आंसर आ जाएगा 24/25। ठीक है, A hemispherical ball is made of silver and has an inner diameter of 4 centimeter, thickness of 0.5 centimeter. Find the volume of the silver used in making the ball correct to two places of the decimal. मतलब 2/3 इंटू में 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेना है। R1 क्यूब माइनस में R2 क्यूब, मतलब बाहरी रेडियस का क्यूब माइनस में अंदर की रेडियस का क्यूब। डायमीटर मेरे पास 4 सेंटीमीटर इनर वाला, तो मेरे पास रेडियस कितनी है यहाँ से 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आउटर रेडियस यदि मैं निकालना चाहूँ तो आउटर रेडियस मेरे पास कितनी आएगी, आउटर रेडियस मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ही तो आएगी। तो 2.5 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 15.625 माइनस में 8, मतलब कि ये मेरे पास कितना आ गया 7.625 इंटू में 3.14 इंटू में 2/3। ठीक है, ये 3.14 है, एक सेकंड के लिए मैं इसको 3.15 मान लेता हूँ, इसको 3.15 मान लूँ तो ये मेरे पास कितना रहेगा, ये मेरे पास इससे 3 से कट के कितना आ जाएगा 1.05 इंटू में 2.1, मतलब कि ये 7.625 इंटू में 2.1 करना है। तो ऑब्वियसली देखो दो ऑप्शंस तो देखते ही कट रहे होंगे आपके पास, 7 का गुणा 2 से करना है, 7 का गुणा 2 से करना है, तो मतलब इतनी बड़ी संख्या तो नहीं जा सकती। अब यहाँ पे इंडिविजुअली चेक करो, देखो 7 का गुणा 2 से करो पहले, 14, फिर कितना रह रहा है 0.625 का गुणा 2 से करो 1.250। ठीक है, अब 7 का गुणा 0.1 से करो तो 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ जाएगा 15 पॉइंट, ये मेरे पास आ रहा है 950। तो ऑब्वियस सी बात है कि 15.9 से ऊपर जाना चाहिए आंसर, 15.6 नहीं आएगा, तो 15.6 कट गया, सीधा सीधा 15.96 आया समझ में, क्योंकि अभी तो 0.625 का गुणा भी करना था 0.1 से। ठीक है, अच्छा मेरे पास है यहाँ से, ए रेक्टेंगल विद द लार्जेस्ट एरिया इज कट आउट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना तुम्हारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूं, मेरे पास कोई सर्कल है ना, और सर्कल का सर्कल में से मैं कोई रेक्टेंगल काटूंगा, रेक्टेंगल काटूंगा। ठीक है, ये मैंने कोई रेक्टेंगल बना लिया, है ना, और इसको मेरे को मैक्सिमम एरिया का रखना है, मैक्सिमम एरिया का। तो भाई ये तो फिक्स चीज है कि इसका जो डायगोनल रहना चाहिए वो डायगोनल भी तो मैक्सिमम रहना चाहिए, और डायगोनल मैक्सिमम कब रह सकता है, डायगोनल मैक्सिमम तब रह सकता है जब ये डायमीटर हो इसका डायगोनल। भाई जब हमें मैक्सिमम उसका वो खींचना है, अब मैक्सिमम भाई उस मैक्सिमम साइड मैक्सिमम एरिया का हमको रेक्टेंगल निकालना है इसमें से, तो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल कब हो सकता है। अब ये तो मत कह देना कि भाई इसको डायगोनल पे बना दो, तो डायगोनल पे बनाओगे तो साइड ही इक्वल नहीं रहेंगी आमने सामने की, तो भाई कैसे वो रेक्टेंगल होगा। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगल का डायगोनल रहेगा, डायगोनल सॉरी रेक्टेंगल का डायगोनल रहेगा, हाँ सर्कल का डायमीटर रेक्टेंगल का डायगोनल रहेगा। अब मेरे पास मैक्सिमम एरिया का निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया कब निकल सकता है भाई, मैक्सिमम एरिया कब रहता है, मैक्सिमम एरिया इन केस ऑफ ओनली इक्वल साइड्स, ओनली इक्वल साइड्स। मान लो
सपोज करो कि मेरे पास 10 सेंटीमीटर का जब डायगोनल आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि एक तरफ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 6 सेंटीमीटर, एक तरफ मैं 8 सेंटीमीटर ले सकता हूँ, तो 6 और 8 कितना हो गया 48, 48/2, यानी कि इसका एरिया 24 और इसका एरिया 24। लेकिन ये कोई मैक्सिमम थोड़ी है, ये कोई मैक्सिमम थोड़ी है भाई। इससे बढ़िया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस रेक्टेंगल को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा एज अ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसको एरिया मैक्सिमम करना है। तो एरिया मैक्सिमम कब हो सकता है, जब मैं इसको भी 5√2 ले लूं और इसको भी 5√2 ले लूं। अब भी तो ये मेरे पास डायगोनल 10 ही तो आ रहा है, अब भी तो मेरे पास ये डायगोनल 10 आ रहा है। तो 5√2 और 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे को, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि πr² माइनस में 50 मेरे पास बचे कुछ एंगल का, सॉरी जो बचे कुचा वो है मेरे पास, बचा कुचा जो पोर्शन है ना, जो पोर्शन बच गया है मेरे पास, उसका एरिया ये है। तो यानी यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा 25 पाई माइनस 50, और 25 इंटू में पाई-2, ठीक है। ए कॉस थ्राइस एज मच एज बी, ए की बी, ठीक है। तो थ्राइस एज मच एज बी, ए सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10% एंड बी सोल्ड एज 5/4 ऑफ इट्स ऑन प्राइस। मतलब मैंने यदि ए को मैंने 40 मान लिया फॉर माई सिंप्लिसिटी, तो ए को कितना मानूंगा मैं 120, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एसपी निकालनी है, तो एसपी मेरे पास कितनी रहेगी यहाँ से बताओ। इसको मैं 10% लॉस पे बेच रहा हूँ, 10% लॉस, 10% लॉस मतलब कि 108 में बेच रहा हूँ, और इसको मैं 5/4 में बेचूंगा, तो 5/4 मतलब 50 में बेच रहा हूँ इसको। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 58, सो मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, मतलब कि देखो 58 है और 58 की वैल्यू मेरे को 58 दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है हमको ए का, तो कॉस्ट प्राइस ए का कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है। A bucket contains a mixture of milk and water in the proportion of 7:9, 7:5. If 9 liters of milk is replaced by water, 9 liters of milk is replaced by water, then the ratio becomes 7:9. How much milk was there in the bucket initially? अब भाई आप यदि इसमें कोई तरीका नहीं भी लगा पा रहे हो ना, और आपने यदि रेशियो बेसिक से पढ़ रखा है, तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मेरे पास पहले बकेट में मिल्क और वाटर किस रेशियो में था, 5x, 7x इंटू 5x कर लेता हूँ, 7x रेशियो 5x, ठीक है। अब 7x में से मैंने कितना निकाल दिया, 7x में से मैंने 9 लीटर वाटर निकाल दिया है, और उसकी जगह मैंने 9 लीटर वाटर को मिला दिया है, तो उनका रेशियो कितना हो गया 7:9, 7:9, यही तो कह रहे हैं ना ये, यही तो कह रहे हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 63x की वैल्यू, 63x माइनस में 81, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 35x प्लस में 63, ठीक है। मतलब कि मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास 28x की वैल्यू, मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 144, मतलब x की वैल्यू 144/28 लीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 7, मतलब मिल्क की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से, मिल्क की वैल्यू 144/28 इंटू में 7, मतलब कि 36 लीटर आंसर है, ठीक है। Cot alpha is equals to p/q, then find the value of p cos alpha माइनस में q cos alpha, q sin alpha, p cos alpha प्लस में q sin alpha। इस क्वेश्चन को सही तरीके से बेसिक से कर रहे हैं या फिर कैसे भी एडवांस तरीका, हमको सीधा सीधा कॉट अल्फा दिया हुआ है, तो कॉट अल्फा बना लो ऊपर, मैं ऊपर और नीचे साइन अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ, साइन अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ। तो साइन अल्फा से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, पी कॉट अल्फा माइनस में 1, सॉरी पी कॉट अल्फा माइनस क्यू अपॉन में पी कॉट अल्फा प्लस में क्यू, और माइनस में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और प्लस में 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे पी अपॉन क्यू है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू, और पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू, प्लस में पी स्क्वायर सॉरी माइनस 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 पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, और अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और प्लस में 3, ये से ये कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। Find the length of the sides of a triangle if its angles are in the ratio 2, 4, 6 and its circumradius is 12 सेंटीमीटर। तो कितना है, मतलब ये मेरे पास 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 6 12, 12 की वैल्यू 180, मतलब कि 1 की वैल्यू 15 है, 6 की वैल्यू 90 है, मतलब ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है।
राइट एंगल। और जब राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे पास सरकम रेडियस इतनी दे रखी है, तो ये हाइपोटेनियस बाई 2 होती है ना, हाइपोटेनियस बाई 2। और इसमें तो सीधा सीधा 24 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में दे रखा था, सीधा सीधा 24 सेंटीमीटर एक ही ऑप्शन में दे रखा है हाइपोटेनियस। आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप कैलकुलेट करने बैठो तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। ठीक है। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, आर एस इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट एस। अच्छा, पी क्यू एट एस, मेरे पास यहाँ से पी, सॉरी आर मान लेता हूँ इसको, पी और क्यू। ठीक है, एस इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है मेरे पास, है ना। एस क्यू की वैल्यू मेरे पास 27 सेंटीमीटर है, और आर एस की वैल्यू मेरे पास 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू आर एस मेरे पास क्यू पी आर के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ पी आर एस और क्यू आर एस। ठीक है, मतलब मेरे को दोनों ट्राइंगल्स का, जो ये वाले ट्राइंगल, ये पी आर एस और एस आर क्यू का मेरे को पेरीमीटर चाहिए। अब ये तो मैंने कितनी कराए हैं, मतलब प्रैक्टिस शीट में, या फिर जो भी मैंने प्रैक्टिस कराई थी डे 1 वाली प्रैक्टिस, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की, उसमें जाने कितने लिए हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये वाला एंगल मेरे पास इसके बराबर है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। मतलब यदि मैं पी क्यू आर को कंसीडर करूं और इसको कंसीडर करूं, तो मैं यहां से एक चीज नहीं ले सकता, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी किसके बराबर है मेरे पास, पी किसके बराबर है मेरे पास, पी आर के बराबर है, क्यू क्यू के बराबर है। जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा एंगल ये इसके बराबर ही तो रहेगा। तो एस मेरे पास आर के बराबर रहेगा। मतलब मैं यहां से कितना लिख सकता हूँ, पी क्यू अपॉन में आर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन में आर एस। ठीक है, ठीक है। अब यहां से पहले मेरा मकसद क्या निकालना है, पहले मेरा मकसद निकालूंगा मैं ये पी एस। तो यहां से पी एस कैसे निकल सकता है, पी एस एक चीज से निकल सकता है, यदि मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल दूं। तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, यदि दो को मैं करूं तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्यू आर स्क्वायर अपॉन में क्यू एस। मतलब कि पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, क्यू आर स्क्वायर 36 × 36, और क्यू एस मेरे पास कितनी है, 27 है। मतलब कि पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो ये 9 × 36 और 9 × 27, और यहाँ से 3 से 12 है, मतलब कि 48 सेंटीमीटर आ गया। पी क्यू की वैल्यू 48 है, तो 27 21 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरा मकसद क्या निकालना है, मेरा मकसद है पी आर को निकालना, पी आर को निकालना है। तो मेरे पास सारी चीजें तो दे रखी हैं, यहां से यदि मैं पी आर की वैल्यू निकालूंगा, तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस 27 इंटू में आर एस की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 18। ठीक है, तो 18 थी 9 × 27 और 9 × 2 = 18, मतलब पी आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24 18 42, 42 और 21 63 सेंटीमीटर इसका है। और इसका कितना है, 27 और 18 45, 45 और 36 81 सेंटीमीटर इसका है। तो कितना है, 7/9 आंसर आ रहा है। एफ पी इज इक्वल्स टू साइन पी प्लस में 2x कॉस की पावर p प्लस में 2x, देन द वैल्यू ऑफ, अब जितना मैं लिख रहा हूं ना उतना ही लिखना है आपको भी। ठीक है, यहाँ पे F2 है, F2 मतलब कि ये साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x है। और साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x कितना होता है, साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x कितना होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -4। अब ये F4 है, मतलब कि यहाँ पे 4 जमाऊंगा मैं, तो साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x कितना रहता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये मत कहना रट क्या है, ठीक है। साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x को खोलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, और कोष्टक में साइन की पावर 4 प्लस में कॉस की पावर 4 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 साइन की पावर साइन की स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जीरो ही जमाना है, तो जीरो जमाऊंगा तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, मतलब कि प्लस में 10 और इंटू में 1। आपको इतना ही लिखना था बस, आपको इतना ही दिमाग लगाना था बस इसमें। तो मेरे पास देखो 6 माइनस में 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से प्लस में 12 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो मतलब ये कट जाएगा, तो 6 - 4 प्लस में 10, मतलब कि सीधा सीधा आंसर 12 आ रहा है।
ये आपको भाई खुद से करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया था, ठीक है। आप कमेंट बताना इसको कैसे करना है। रमेश सेल्स एन आर्टिकल फॉर 34,440 आफ्टर अलाउिंग एंड 18% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल मैनेजेस टू गेन 40% प्रॉफिट। इफ रमेश सोल्ड द आर्टिकल एट 12% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। हमको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसमें, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट के बाद उसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से सीधा सीपी अपॉन में एमपी नहीं लिख सकता क्या? सीपी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस में डी अपॉन में 100 प्लस में पी, ऐसे ही तो रहता है। तो यहाँ से 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी करूंगा तो 42 अपॉन में 140, ठीक है। तो सीपी अपॉन में एमपी ये आ गया, है ना। अब यहाँ से 140 पे मेरे को 12% का डिस्काउंट देगा इस पे, तो 12% का डिस्काउंट यानी कि यदि ये 10% का देता तो 14 का हो जाता, और 14 का हमको 2% और निकालना है, तो हम 140 का 2% निकालेंगे, 140 का 10% 14, और 14 का 5 में डिवाइड कर देते हैं, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.8। मतलब कि ये कितने का डिस्काउंट दे रहा है, इस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है, ये दे रहा है 16.8 का डिस्काउंट, और 16.8 के डिस्काउंट के बाद वो कितनी की बढ़ गई, 123.2 की बढ़ गई, 123.2 की बढ़ गई। अब उसको 82 पे कितने का फायदा हो रहा है, 41.2 का। यदि 41 का हुआ होता तो 50%, 50% से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक ही संख्या तो दे रखी है, एक ही संख्या तो दे रखी है। एफ साइन एक्स माइनस में वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस बाय माइनस में कॉस एक्स साइन बाई, देन साइन ए माइनस में बी। अब आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे साइन ए माइनस में बी अपॉन में कॉस ए इंटू में कॉस बी है, मन मन में लिखो यहाँ से खोल गए तो साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी। तो यहाँ से यदि मैं सीधा सीधा इसको सॉल्व करके लिखूंगा तो इसको सॉल्व करने में मेरे पास क्या आएगा, आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन भाई, आपको ऐसे ही टाइम बचेगा, एक एक स्टेप काट के लिखोगे ना तब काम चलेगा। टेन ए, और पीछे से क्या कट जाएगा मेरे पास, पीछे से मेरे पास कट जाएगा कॉस ए, यानी कि टेन ए माइनस में टेन बी। ऐसे ही इसको करो, यहां से पहले वाले में साइन बी अपॉन में कॉस बी आ जाएगा, तो मतलब टेन बी, और यहां से फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस टेन सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, टेन ए प्लस में टेन सी, ठीक है। और टेन ए प्लस में टेन सी कितना हो जाएगा, ये प्लस था या माइनस था, ये प्लस था शायद, है ना, ये प्लस था, ये प्लस था मेरे पास, हाँ भाई ये प्लस था, ठीक है। तो ये प्लस है, ये माइनस है ना, और इसको भी माइनस करो, ठीक है। तो टेन ए माइनस में टेन सी मतलब कि साइन ए अपॉन में कॉस ए, और माइनस में साइन सी अपॉन में कॉस सी। अब खोल के देख लेना, साइन ए कॉस सी माइनस में कॉस ए साइन सी, मतलब कि साइन ए माइनस में सी अपॉन में कॉस ए इंटू में कॉस सी, सीधा सीधा आंसर था, ठीक है। अच्छा मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन क्या, the average age of 24 workers and their supervisor is 41 years. If the supervisor's age is excluded, the average reduces by 0.75 years. The age of supervisor is 0.75 ईयर्स से घट रहा है, तो 0.75 ईयर्स का मतलब ये है कि वो खुद का तो 41 ईयर लेके गया है, खुद का तो वो 41 ईयर लेके गया ही है। जैसे मान लो यदि मैं कहूं तो यहां से वो कितना लेके गया होगा, खुद का तो वो 41.75 लेके ही गया है, साथ में वो यहां से और लेके, सॉरी, हाँ 24 वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर्स, ठीक है, मतलब वो खुद का तो 41 लेके गया ही है। 1 सेकेंड, आपको ऐसे नहीं करना था, आप लिख के यदि बेसिक से करोगे तो बेसिक से तो वो कितना, बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब ऐसे करोगे सोच के, तो थोड़ा ये सोचो कि मान लो वो जब 41 ईयर्स का था पहले, दो 24 वर्कर्स और सुपरवाइजर का मिला के 41 ईयर्स था, पर जैसे सुपरवाइजर को एक्सक्लूड करा वो 0.75 ईयर्स से घट गया, मतलब कि वो 41 तो गया ही है, सुपरवाइजर 41 तो लेके गया ही है खुद का, मैंने मान लिया 41 तो लेके चला ही गया, लेकिन वो 0.75 24 वर्कर्स पे घटा के और गया है, तो इस 24 वर्कर्स का भी वो 0.75 से गुणा करके ले गया होगा, मतलब इतना वेट और ले गया वो एक्स्ट्रा करके, 24 इंटू में 0.75 इतना वेट और ले गया वो एक्स्ट्रा,
तो मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, ये कितना है 24 इंटू में 3/4, मतलब कि वो 18 वेट और लेके गया, तो उसका वेट कितना हो जाएगा 59, तो आंसर है 59, तो आंसर है। ये तो थॉट प्रोसेस वालों के लिए है कि जिनकी अच्छी सोच है, जिनकी मतलब जो सोचने की क्षमता रखते हैं उनके लिए है। अब भाई बेसिक वाले भी इधर आ जाओ, बेसिक वाले भी। मेरे पास 24 और एक 25, मतलब कि पहले उनका वेट कितना था, पहले उनका टोटल वेट था 41 इंटू में 25, है ना। लेकिन अब जैसे ही एक्सक्लूड करा तो 0.75 से घट गया ना, 0.75 से घट गया, मतलब कि ये मेरे पास कितना रह जाएगा 40.25। अब ये मेरे पास कितने का रहेगा, 24 का ही रहेगा ना, 24 का ही तो रहेगा अब ये मेरे पास। तो 40 से करूंगा पहले गुना, तो कितना आएगा 1960, और प्लस में 6, क्योंकि 1/4 ही तो रहेगा ये। 24 चौक 96 होता है यार। ठीक है, तो मेरे पास 966 यहाँ से आ गया, और यहाँ से 25 एकम 25, दो 25 चौका 100, 1025, 1025 माइनस में 966 कर दो, 34 और 25 29 आ जाएगा। बेसिक वालों के लिए ये हो रही है, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। अच्छा, मेरे पास ट्रेपेजियम है कोई, और ए बी ग्रेटर देन डी सी। अच्छा, ए बी ग्रेटर देन डी सी, ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, 3x माइनस में 15 दे रखा है ये मेरे पास कितना दे रखा है, ये मेरे पास है x प्लस में 9, ये ओ सी है मेरे पास x-5, और ओ डी मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। एंड x हैज टू वैल्यूज x1 एंड x2, x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर। आप यदि डे फर्स्ट वाली वीडियो देखोगे तो उसमें ट्रेपेजियम के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यूज दी हुई है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल इसके बराबर, एकांतर अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल इसके बराबर, और ये शीर्षा में कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, डी ट्राइंगल डी सी ओ किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल डी की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर, और सी किसके बराबर है, ए के बराबर, ओ तो ओ के बराबर है ही। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, डी सी अपॉन में बी ए इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में ए ओ इज इक्वल्स टू, मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा डी ओ अपॉन में बी ओ। ठीक है, तो अब सी ओ अपॉन में ए ओ, पहले सी ओ कितना है, सी ओ है मेरे पास x-5, और यहाँ से ए ओ मेरे पास कितना है, ए ओ मेरे पास है 3x-15 इज इक्वल्स टू डी ओ की वैल्यू 5, और बी ओ की वैल्यू x प्लस में 9। ठीक है, तो देखो x² प्लस में 4x माइनस में 45 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15x माइनस में 75। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, x² माइनस में 11x और प्लस में 30 की वैल्यू मेरे पास 0 है, मतलब कि x की वैल्यू 1 तो 6 आ गई, x की वैल्यू 1 5 आ गई। ठीक है, x1 x2 मान लू मैं इनको, x माइनस ये देखो 6 इंटू 5 ही तो होता है, 6 इंटू 5 30 होता है, और गुणा जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो मतलब कि 61 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा। तो ये भाई दोबारा लिया गया है, रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही इंक्लूड करा था ये तो। ठीक है, अच्छा, ये अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया क्या, ABC is a right angled triangle, right angled at A in such a way that AB बराबर में AC, AB बराबर में AC, मतलब कि यहाँ पे A B और C है, AB बराबर में AC। ठीक है, AC एट, अच्छा, B का वाई सेक्टर AC को D पे वाई सेक्ट करता है, ठीक है, सॉरी D पे काटता है, DM इज परपेंडिकुलर टू AC, DM इज परपेंडिकुलर टू AC, ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 है तो ये भी 12 होगा ऑब्वियसली, और जब ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सी की 12√2 सेंटीमीटर, 12√2 सेंटीमीटर ही तो होगा। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, एडी की वैल्यू निकालनी है, एडी। अब आपको एक चीज पता हो कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी है, डे 1 वाली वीडियो में, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मान लो मैंने जैसे मान लो ये लिखा आपके सामने, मेरे पास ए बी सी कोई ट्राइंगल है ना, और ए का ये मैंने बाइसेक्टर खरीदी, ऐसे खींच दिया इसका, जो इसको और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे वो आ गया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन में ए सी की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, बी ओ अपॉन में बी सी रहेगी, ऐसी तो रहेगा,
ऐसे ही तो रहेगा ना ये मेरे पास। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही तो दिख रहा है, ये मेरे पास ये मेरे पास बाइसेक्टर है इसका। तो बाइसेक्टर है तो आमने सामने भुजाएं जिस, सॉरी एडजेसेंट साइड्स जिस रेशियो में होंगी उसी रेशियो में बांटेगा। मतलब ये √2 रहेगी और ये 1 रहेगी, √2 रेशियो 1। ठीक है, और √2 प्लस में 1 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 12। 12 है। तो मेरे पास यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 इंटू में √2 माइनस में 1। What is the area of the sector if the radius of circle is given to be 24 सेंटीमीटर and the arc length is 7.5? तो हाफ एल आर होता है, हाफ एल आर सीधा सीधा होता है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, 24 इंटू में 7.5 मतलब कि इसको करेंगे 12 और 12 7 84 90। ठीक है, हाफ एल आर होता है एल बराबर जो आर्क लेंथ और आर बराबर रेडियस। ठीक है, in a 2 kilometer linear race if t completes the race in 200 seconds and q in 220 seconds then the distance by which p beats q। मतलब मेरे को ये निकालना है कि p तो 200 सेकंड में कर रहा है उस रेस को कंप्लीट, q 220 सेकंड में कर रहा है। तो p ऑब्वियसली b को बीट करेगा, p ऑब्वियसली b को, सॉरी q को बीट करेगा क्योंकि इसने 200 सेकंड में चला है और इसने 220 में चला है। तो मैं ऐसे निकाल लेता हूं कि P ने जब 200 सेकंड में चला है तो ये 220 सेकंड में कितना चलेगा, ये 200 Q 200 सेकंड में कितना चलेगा। मतलब यदि Q 220 सेकंड ले रहा है तो ये Q 200 सेकंड में कितना चलेगा, 2000 अपॉन में 220 इंटू में 200, इतना ही तो चलेगा है। तो ये 0 0 कट गया, 10 और 11 मतलब कि 20,000 अपॉन में 11। ठीक है, और 20,000 अपॉन में 11 कितना हो जाएगा, 11 का 11 9 0, 11 8 88 2 0, 11 एकम 11। ठीक है, 9 0 और 11 8 88, तो 1818 इस टू सही 2/11। तो मतलब कितने से हराया उसको, 181 अपॉन में सॉरी यार थोड़ा सा, अब तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे ना इसमें, किससे किससे है ना। A battery manufacturer manufactures 5 different types of batteries. The total revenue for the year, ठीक है, and units. The distribution of, ये तो मत पढ़ो, ठीक है। Which type of battery provides the highest revenue per unit of export? मतलब कि रेवेन्यू अपॉन में एक्सपोर्ट निकालना है मेरे को रेवेन्यू अपॉन में एक्सपोर्ट निकालना है। ठीक है, तो चेक इंडिविजुअली करना पड़ेगा भाई, ये तो इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा, है ना। चेक इंडिविजुअली और खुद से ही हो जाएगा फिर तो क्वेश्चन। ठीक है, रहना डिसाइडेड टू बाई ए स्कूटी दैट कॉस्ट 40,000। द शॉपकीपर एग्रीड टू सेल द स्कूटी अंडर द कंडीशन ऑफ 25,000 कैश डाउन पेमेंट ऑफ और 4,000 ईच मंथ फॉर 4 मंथ्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच द शॉपकीपर सोल्ड द स्कूटी अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो भाई 25,000 दे दिए और 4 मंथ में वो कितने दे देगा, 16,000 दे देगा। मतलब इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, इंटरेस्ट 15,000 देने था ना उसको, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,000 का। पर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो इंस्टॉलमेंट वाले कैसे देते हैं, मतलब जैसे मान लो फर्स्ट मंथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो कितने पे लगा, वो लगा उसके 16,000 पे। लेकिन अब 16,000 के बाद जब दूसरे मंथ के एंड में, यानी कि 1 मंथ के एंड में उसने 4,000 दे दिए, तो दूसरे मंथ के लिए कितने पे लगा होगा, 12,000 पे। तीसरे मंथ के एंड पे कितने पे लगा होगा, 8,000 पे। चौथे मंथ के एंड पे कितने, चौथे मंथ के शुरू पे कितने पे लगा होगा, सॉरी 15 करना है ना इसको, 15। ठीक है, 15 11 7 और 3, क्योंकि उसने 4 4 दे दिए है ना हर बार। और एक ईयर के लिए यदि मैं A% मान लू तो एक मंथ की कितनी हो जाएगी, A/12% इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास इंटरेस्ट कितने का है, 1,000 का। 15 और 11 कितना होता है, 21। 15 और 11 26, 26 और 7 33, 33 और 3 36, यानी कि 36 इंटू में A%/12 की वैल्यू मेरे पास 1 है। मतलब ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100/3। ए की वैल्यू 33.33%। अब आपको कैसे आया कैसे नहीं आया, आप इंस्टॉलमेंट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा ये कैसे करा है कैसे नहीं करा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इन एसआई की वीडियो है ना। In a class with a certain number of students, if one student weighing 30 kg is added, then the average weight of the class
increases by 1 kg. If one more students weighing 30 kg is added, then the average weight of the class increases by 1.5 kg over the original average. What is the original average weight of the class? समझ में आया कुछ क्वेश्चन? अब मैं इसको, यदि मेरे को कोई तरीका ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि बेसिक क्या बनाऊँ इसमें, मेरे को कोई तरीका याद नहीं आ रहा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर वगैरह वगैरह हमको। मैंने मान लिया ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ओरिजिनल वेट। ठीक है, मैंने x मान लिया ये तो, और ये मैंने y मान लिया। तो मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट जब बाई एवरेज वेट था और टोटल मेरे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास टोटल वेट कितना हो जाएगा? एक्स वाई। अब ये क्या कह रहा है, अब इसमें कहते जाओ कि एक्स वाई प्लस में 30, क्योंकि उसने एक और जोड़ा। अब एक और जोड़ा तो उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक से बढ़ गया, और नंबर ऑफ एवरेज भी एक से बढ़ गया, मतलब x प्लस में 1 इंटू में y प्लस 1। यही तो कह सकता हूं ना मैं कि एक्स वाई प्लस में 30 की वैल्यू मेरे पास x प्लस में 1 इंटू वाई प्लस में 1, मतलब x प्लस में y की वैल्यू यहां से सीधी देखो, एक्स वाई कट जाएगा, x प्लस में y प्लस में 1, यानी कि x प्लस में y की वैल्यू मेरे पास 29 आ गई। अब दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा उसने 30 केजी वाला जोड़ा है, मतलब अब वेट कितना का हो जाएगा, फर्दर उसने जोड़ेगा तो 30 प्लस में 30 60 का हो जाएगा। और अब मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हो गए? स्टूडेंट्स हो गए मेरे पास 1 x प्लस में 2। लेकिन ये एक चीज कहना चाह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीजेस बाय 1.5 kg ऑफ ओरिजिनल एवरेज मतलब ओरिजिनल एवरेज का 1.5 बढ़ा है, मतलब कि y प्लस में 1.5 बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से करेंगे तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, मतलब 60 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस में वाई प्लस में 3, सॉरी एक्स प्लस में 1.5 वाई, 1.5 एक्स प्लस में 60 बराबर 1.5 एक्स प्लस में 2 वाई प्लस में 3, तो मतलब 57 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1.5 एक्स प्लस में 2 वाई। ठीक है, अब यहां से हम करें तो यहां से देखो 2 एक्स प्लस में 2 वाई की वैल्यू मेरे पास 58 आ जाएगी, मतलब यहां से यदि मैं दोनों इक्वेशन को करूं सबट्रैक्ट, तो 0.5 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1, यानी कि एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 2। जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 27। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो एवरेज ढंग से पढ़ ले, और एवरेज ढंग से पढ़ेगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। आप यही तरीका अपना लीजिए, फालतू में झंझट में क्यों ही पढ़ना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, और भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, टू सर्कल्स विद सेंटर्स m एंड n हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट t। मतलब मेरे पास यहाँ पे एक तो 5 सेंटीमीटर रेडियस है कोई, और एक मेरे पास 8 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है, और वो टी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? टी पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, अब मेरे से क्या कहना चाह रहा है ये? आराम से चित्र को बनाया करो। ए लाइन पी आर इज ड्रॉन सच दैट द पॉइंट्स एम टी एंड एन लाई ऑन द पी आर, पी बीइंग क्लोजर टू एम, मतलब कि यहाँ पे यदि मैं एम मान लू इसको, और ये इसका सेंटर हो जाएगा, फिर इसका एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी आर पे लाई करते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू सर्कल पी क्यू। सर पी क्यू कोई टेंजेंट ड्रॉन करिए, तो मेरे को एक चीज बताइए, जो क्यू पे टच कर रहा है, एम सेंटर वाले सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है, मतलब पी से बाहर ही रहा होगा, मतलब पी सरकमफेरेंस पे तो नहीं है, पी से बाहर ही रहा होगा। मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि ये पी पॉइंट मैंने ऐसे मान लिया, तो पी को मैंने ऐसे आगे बढ़ाया, पी आर, पी आर बनाने के लिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पी, और पी से क्यू मैंने ये टेंजेंट डाली, तो ये टेंजेंट मेरे पास कितनी रही? ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर रही। ठीक है, एंड फ्रॉम आर अनोदर टेंजेंट आर एस, जब आर एस टेंजेंट खींच रहे हैं तो आर भी सरकमफेरेंस पे नहीं है, तो ये इसमें सबसे बड़ा लॉजिक था कि आर और जो पी है ना, वो दोनों ही सरकमफेरेंस पे लाई नहीं करते हैं, वो दोनों बाहर लाई करते हैं। तो मेरे पास यहां से आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? एंड टचिंग एट एस व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, हमको पी आर की लेंथ बताना है। तो अब कैसे निकलेगी पी आर की लेंथ? आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है,
जब ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट, ये 17 सेंटीमीटर। और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो पीएम की वैल्यू मेरे पास 13 सेंटीमीटर। और 17 और 13 30, और बीच की हमको ये निकालनी, तो बीच की कितनी है, बीच की 13 सेंटीमीटर ही तो है, क्योंकि 5 इसकी रेडियस, 8 इसकी रेडियस, 13 है, और 13 26, 26 और 17 43 सेंटीमीटर इसका आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। गिवन बिलो इज ऑब्जर्व्ड डेटा ऑफ द एजेस ऑफ वेरियस चिल्ड्रंस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा, एज इन ईयर्स, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड। मीन एंड मोड भी पूछ रहा है भाई, ये तो मेंस का टॉपिक हो गया, और मेंस वाला टॉपिक हमने सीएचएसएल प्री में ही पूछ लिया। गजब। तो यहां से हमको मीन और मोड में डिफरेंस निकालना है। मोड क्या होता है, मोड तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, तो मोड मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये तो मेरे पास सीधा सीधा ही दिख रहा होगा ना मोड, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है, 20 स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी तो है, तो यहाँ पे तो मोड तो सीधा सीधा दिख गया हमको 10। ठीक है, अब मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा, मीन कैसे निकलेगा। मान लिया मैंने मीन को 8 मान लिया, 8। तो यहाँ पे कितने का डेविएशन आ रहा है, यहाँ पे 0 का डेविएशन, यहाँ पे -1 का, यहाँ पे -2 का, यहाँ पे +1 का, और यहाँ पे +2 का। ठीक है, तो -2 -16 का डेविएशन है ना, और यहाँ पे मेरे पास कितने का डेविएशन, माइनस में 3 का डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितने का डेविएशन आ जाएगा, 0 का है यहाँ तो, और यहाँ पे 2 का डेविएशन है ना, और यहाँ पे -2 यानी कि सॉरी +2 +40 का, तो 40 और 2 42, 42, और ये कितना हो जाएगा, 42 माइनस में 19, 42 माइनस 19 कितना हो जाएगा मेरे पास, बताओ। 42 माइनस 19 होता है 23। ठीक है, और 23 को बराबर बराबर मार दो, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, और 20 40, 8 माइनस में 23/40, मतलब 8 माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 0.575, मतलब कि, हाँ, तो 8 माइनस में 0.5 करेंगे, तो मतलब 8 माइनस में 0.575, मतलब कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 8.425, सॉरी 7.425, 7.425। ठीक है, 7.425 ये है, और मेरे पास ये कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है। अच्छा, ये मेरे पास प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है होएगा, तो ये 8.575 आएगा, क्योंकि डेविएशन प्लस का आ रहा है। भाई आप ऐसे निकालोगे ना, 6×48, 7 7 21, 8 7 56, इसको ऐड करोगे, फिर इसका भाग दोगे, इससे अच्छा मैंने सीधा 8 को मैंने वो मान लिया। आपको डेविएशन पढ़ना है, एवरेज में डेविएशन, तो वो भी हमने वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 माइनस में 8.575, इसका आंसर ये सीधा सीधा आ गया। ठीक है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस में ही आ गया, दिखता है रिपीटेड है ये भी भाई, पहले कर लिया था इंक्लूड। ठीक है, तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि नेक्स्ट पार्ट देखना है, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी जल्द से जल्द अपलोड करा जाएगा। ठीक है, और यदि जो जो वीडियोस मैंने बोली हैं आपसे कि इंस्टॉलमेंट इन ऐसा है, जो जो भी हमने सारी वीडियोस करवा रखी है अपने चैनल पे, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी शीट में है, यदि मैं दिखाऊं तो पार्ट 2 के लिए देखो, शीट्स भी देखिए आ रहे हैं, लेकिन आपके सामने रखी जाएंगी अगली क्लास में। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नहीं।